नमस्कार, मैं महेंद्र अमूले। हम यूनिट 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर एमपीपीएससी प्रिलिमिनरी के लिए कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। सबसे पहले एमपीपीएससी के सिलेबस में यूनिट 9 को इस बार रखा गया है जो फर्स्ट टाइम है। इसके पहले कंप्यूटर के बेसिक टॉपिक से और एप्लीकेशन टॉपिक से क्वेश्चन आते रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अगर बेस पर बात करें तो सबसे पहले यह समझने का प्रयास करना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या चीज। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है बेसिकली थीम अगर देखें तो दो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा है स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। और तीसरा है सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तीनों चीजों को समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। पहली है ई गवर्नेंस जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है यूनिट 9 में। दूसरा है ई कॉमर्स जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात। और तीसरा इंपॉर्टेंट है ब्लॉगिंग जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है दो संदर्भ में। पहला है इंटरनेट और दूसरा है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। हमारी यूनिट 9 में हम जो भी बातें कर रहे हैं काफी फिल्टरेड होंगी। कोशिश रहेगी हम बेसिक चीजों पे बात करें, कोर चीजों पे बात करें, अप्लाइड कनेक्टिविटी यहां पर रखें और इनको करेंट और कंटेम्प्रेरी इशू के साथ जोड़ करके चीजों को बताएं ताकि प्रिलिमिनरी में अगर यूनिट 9 से कोई क्वेश्चन आता है वो फैक्चुअल या कॉन्सेप्चुअल होता है तो आप उसको वहां अच्छे से कर पाए पूरी क्वालिटी के साथ। ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ब्लॉगिंग तीनों ही जानकारियां प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत है। अगर हम पाठ्यक्रम पर नजर डालें तो यूनिट 9 के पहले बिंदु में इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की गई है। हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। दूसरा बिंदु दिया हुआ है संचार व सूचना प्रौद्योगिकी जिसके अंतर्गत ये तमाम पाठ्यक्रमों को हमने रखा है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है ई गवर्नेंस। चौथी महत्वपूर्ण चीज है ई कॉमर्स। पांचवी महत्वपूर्ण चीज है साइबर सिक्योरिटी। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगली महत्वपूर्ण चीज है रोबोटिक्स। और इसके बाद ब्लॉगिंग से जुड़ा हुआ हिस्सा इंटरनेट प्लस सोशल नेटवर्किंग साइट्स। कुछ चीजें डायरेक्टली पूछी जा सकती है जिसे ब्लॉक टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं जो इसके सब टॉपिक्स हैं। बट हमारा प्रयास होगा कि हम इस पूरे अपने लेक्चर के दौरान बुनियादी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें, काम की बातों को नोटेट करें, कहाँ से कौन सा टॉपिक बन सकता है और 20% समय में 80% इस तरीके से काम करें कि यूनिट 10, 9, 7 जो तीनों नए टॉपिक जुड़े हैं बिल्कुल एक एक पॉइंट कंठस्थ कर लें। इसके अलावा मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी इसको अच्छे से देख लें। और जो कॉन्सेप्चुअल जीएस हो सकता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और साइंस, क्योंकि तीन ही एरिया से क्वेश्चन होंगे। एक तो ट्रेडिशनल जीएस से 33% क्वेश्चन, दूसरा यूनिट 9, 7 और 10 से 33% क्वेश्चन और लगभग बचा हुआ 33-34% क्वेश्चन मध्य प्रदेश जीके से। पाठ्यक्रम को हमने इस तरीके से बांटा है कि इसमें ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स और ब्लॉगिंग वाला हिस्सा प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत, जबकि स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन में दो चीजें, या तो हम स्टोर सीडी में करेंगे या डीवीडी में करेंगे, या तो हम स्टोर पेन ड्राइव में करेंगे। जब हम चीजें स्टोरेज करेंगे तो कहीं ना कहीं की गई स्टोरेज चीजों पर लीक होने की संभावना रहेगी। ऐसी कंडीशन में
हमको उसको सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि चांसेस हैकिंग के, चांसेस क्रैकिंग के, हैकिंग और क्रैकिंग के अलावा सारा मामला साइबर सिक्योरिटी का है। पूरी दुनिया में साइबर वॉर की स्थिति बनी हुई है, साइबर स्पेस की कंडीशन बनी हुई है। मैं अगर कुछ पढ़ा रहा हूं, इससे भी चीजें लीक हो सकती है, लेकिन यह सोचकर मैं अगर पढ़ाना बंद कर दूंगा तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी जो है कहीं ना कहीं कम ज्यादा हो जाएगी। तो मुझे अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो भी चीजें उनको अपने तरीके से यहां पर आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, जो आपके लिए एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होगा। अब जो हम यहां पर बात करेंगे वो टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे। शुरुआत हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से। सबसे पहले हमारा प्रयास ये होगा आखिर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, और इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। यह समझने के लिए आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। सपोज करो एक धातु की यहां पर हमने एक नली लगाई, धातु की एक नली लगाई और इसमें हमने कुछ इलेक्ट्रॉनों को यहां पर घुमा दिया। सपोज करो एल्यूमिनियम, 13 इसका नंबर है, 2 8 3, 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर स्वतंत्र घूम रहे हैं। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन धातु की इस नली में स्वतंत्र तरीके से घूम रहे हैं। अगर मैंने ये जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यहां पर हो रहा है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर हो रहा है, इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ कंट्रोल कर लिया, तो ये जो मैंने प्रॉपर कंट्रोल कर लिया यही इलेक्ट्रॉनिक्स है। लेकिन अगर मैं यहां पर कोई विद्युत मोटर लगा दूं और या फिर कोई एसी सर्किट लगा दूं और मुझे ये बोला जाए कि साहब आप यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इसको कंट्रोल करो, तो शायद मैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं या नहीं हो पा रहा है, यह चीज इलेक्ट्रिक कहलाएगी, यह चीज इलेक्ट्रिक कहलाएगी। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर लूं या कंट्रोल हो जाए तो यह चीज इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएगी। सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कंट्रोल होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंट्रोल करने का जरिया क्या होगा, माध्यम क्या होगा, फैक्चुअल चीजों पे जाएंगे, बट पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करेंगे कि शब्द क्या है, शब्द के महत्व को समझेंगे, उसकी दूरदर्शिता को समझेंगे, उसके संदर्भ को समझेंगे। आखिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, सिलेबस में आखिर ये क्यों है, हम यहां बताने का प्रयास कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकी वो चीज होती है जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंट्रोल में ना हो, ये इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिकी है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंट्रोल ना हो वो इलेक्ट्रिकी है। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंट्रोल में हो, कंट्रोल में फ्लो हो, वो चीज इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो चीज इलेक्ट्रॉनिक्स है। बात महत्वपूर्ण है। विभिन्न माध्यमों से हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक के फ्लो को। आज से कई साल पहले सेमीकंडक्टर के माध्यम से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को चेक किया। जब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को विभिन्न माध्यमों से, उदाहरण के लिए सेमीकंडक्टर, कंडक्टर क्या होते हैं, जो विद्युत के कुचालक, जो चालक होते हैं वो चालक, जो नहीं होते वो कुचालक, जो कभी होते हैं कभी नहीं होते सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, जिनमें अशुद्धियां मिलाई जाती है, उस अशुद्धियों को डोपिंग कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो सबसे अच्छा है वो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। और सेमीकंडक्टर के बाद फिर धीरे 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 ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। ये 1930 में यूज होना चालू हुआ, ये 1948 में होना चालू हुआ।
तो क्या पहले अर्धचालक के पहले कुछ और चीजों का प्रयोग नहीं होता था? होता था। वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब 1904 में बनी थी। पहले वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। मैं वैक्यूम ट्यूब क्या होती है वो भी बताऊंगा अभी आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को डिफरेंट माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। पहले वैक्यूम ट्यूब से किया जाता था 1904 में, उसके बाद अर्धचालक से किया जाने लगा, उसके बाद 48 आते आते ट्रांजिस्टर से किया जाने लगा। किसने कब किस चीज की खोज की लिख लेंगे। फिर आई आईसी चिप जो सिलिकॉन से बनी रहती है, जिसको 1958 में बनाया गया किल्बी के द्वारा। और आईसी चिप के बाद फिर धीरे से माइक्रो प्रोसेसर आ गए। इंटेल ने 4004 का माइक्रो प्रोसेसर बनाया 1971 में, और इस तरीके की चीजें यहां पर डेवलप होती चली गई। इस तरीके की चीजें यहां पर डेवलप होते चली गई। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हुआ? जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिफरेंट माध्यम में, वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से, अर्धचालकों के माध्यम से और ट्रांजिस्टर के माध्यम से, आईसी चिप के माध्यम से और माइक्रो प्रोसेसर के माध्यम से धीरे धीरे आगे की तरफ प्रोसेसेबल होने लगा। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आगे की तरफ बढ़ा, ये पूरा का पूरा जो फ्लो बढ़ा आगे की तरफ, इसी को इलेक्ट्रॉनिक्स कहा गया। नीचे आप लिख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब को 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने खोजा। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। एक वैक्यूम ट्यूब यहां पे बना दी जाए, एक वैक्यूम ट्यूब यहां पर बना देते हैं अपन आराम से। जो एम्ब्रोस फ्लेमिंग है, उन्होंने वैक्यूम ट्यूब के बारे में यहां पर सबसे पहले रिसर्च किया, सबसे पहले चीजों को डेवलप किया। यह वैक्यूम ट्यूब खोजी गई 1904 में। नाम क्या बताया हमने? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। इन्होंने खोज की। यहां पर हम पावर सर्किट्स लगा देते हैं, यहां पे पावर सर्किट्स लगा देते हैं, या पावर सर्किट्स लगा देते हैं। ये पावर सर्किट लग गए, और ये कर देते हैं प्लस, ये कर देते हैं माइनस। यहां पर ये बना देते हैं कैथोड जो कि निकेल से बना है, और यहां पे बना देते हैं एनोड जो कि मल्टीपल टास्क की चीजों से बना है। ये यहां पर बना देते हैं, एक प्लेट लगा देते हैं ऐसे करके, और यहां पर बना देते हैं या प्रतिरोधक, रेसिस्टेंस प्रतिरोधक यहां पर हमने इस तरीके से बनाया, और इसकी कनेक्टिविटी हमने यहां पर कर दी। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर थर्मोन्यूइक इमोजन एक शब्द है, थर्मोयोनिक इम्यूजन, अर्थात जैसे जैसे हमने यहां से टेम्परेचर बढ़ाया, वैसे वैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तेजी से बढ़ता जाएगा, और ये तेजी से बढ़ता जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां माइनस से इधर प्लस की तरफ जाएगा। यहां पे दो टाइप आ जाएंगे, एक एन टाइप आ जाएगा, एक पी टाइप आ जाएगा, और ये एन और पी टाइप का जो जोड़ है वो जंक्शन बनाएगा, तो ये थर्मोनोइक इमिशन हो रहा है, तापक्रम बढ़ रहा है, और जैसे जैसे तापक्रम बढ़ रहा है, तापक्रम बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ने पर ये, क्योंकि इसके समानुपाती होता है, दोनों का रिलेशन एक दूसरे के समानुपाती होता है। 1884 में थॉमस एल्वा एडिसन ने 1884 में थॉमस एल्वा एडिसन ने 1884 में थर्मोयोनिक इमिशन का सिद्धांत दिया। उन्होंने सीधे कहा तापमान के बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ता है, इसलिए कहा भी है स्टडी ऑफ इफेक्टिव
इन वैक्यूम ट्यूब एंड सेमी कंडक्टर इज कॉलिंग दैट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब कुछ चल रहा था। 1906 में लीडी फॉरेस्ट ने 1906 में लीडी फॉरेस्ट ने एम्पलीफायर बना दिया, एम्पलीफायर बना दिया, और लीडी फॉरेस्ट को श्रेय गया, इन्होंने एम्पलीफायर की यहां पर खोज कर दी। सूचना संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे बड़ा आधार है। इसकी संरचना पर पूरा सूचना प्रौद्योगिकी का आयाम निर्भर है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिकी का विस्तार हुआ, इसके साइज में धीरे 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 छोटापन आता गया। मतलब एक समय में इलेक्ट्रॉनिकी का विस्तार था, वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, फिर धीरे धीरे सेमीकंडक्टर का होने लगा, धीरे धीरे ट्रांजिस्टर आ गए, धीरे धीरे आईसी चिप आ गई, इंटेल 4004 का माइक्रो प्रोसेसर आ गया, और धीरे धीरे इनके साइज में आ गया बदलाव। इनके साइज में क्या आ गया? बदलाव। सभी टॉपिकों को कंसेप्चुअल पढ़ा जाएगा। रेगुलर बैच में फैक्चुअल चीजें करा दी गई हैं, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर काम होगा, क्योंकि नए टॉपिक जुड़े हैं, नई चीजों का समावेश है, तो इनोवेशन को नए तरीके से संदर्भित किया जाएगा, तथ्यों के समावेश पर ध्यान दिया जाएगा, और एक एक चीज को ध्यान से पढ़ते रहेंगे। सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्मोयोनिक इमिशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ेगा, और वो माइनस से प्लस की तरफ जाएगा। अब अगर हम बात करें स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड चिप, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड चिप जब शुरुआत में यूज की गई 1964 में, स्मॉल इंटीग्रेटेड चिप 1964 में इस्तेमाल की गई, तो उसमें 1 से लेकर के 10 तक के ट्रांजिस्टर लगाए गए। स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड जब यूज किया गया 1958 में, जॉन किल्बी ने पहली बार आईसी चिप की खोज करी जो सिलिकॉन से बनी थी। तो उस समय स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड के अंतर्गत एक एसएसआईसी में 1964 में 10 ट्रांजिस्टर लगाते थे। जब मीडियम साइज की आईसीएस लगाई गई, मतलब मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड चिप लगाई गई 1968 आते आते 4 साल बाद, तो यहां ट्रांजिस्टर की संख्या 10 से बढ़कर के जो है 10 से बढ़कर के 100 हो गई। मतलब ट्रांजिस्टर जो है आईसी चिप के अंदर लगातार बढ़ते गए। आपको क्रम तो पता ही है, वैक्यूम ट्यूब के बाद आए सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर के बाद आए ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर के बाद आए आईसी चिप, और आईसी चिप के बाद आए माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर के बाद भी अगली चीज आएगी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड में 68 में 1 से 500, माफी चाहेंगे यहां पे 50 लिखे, 68 में 10 से 50 यूज हो गया। इसके बाद लार्ज लेवल पर जो एम्ब्रूस फ्लेमिंग है, उन्होंने वैक्यूम ट्यूब के बारे में यहां पर सबसे पहले रिसर्च किया, सबसे पहले चीजों को डेवलप किया। यह वैक्यूम ट्यूब खोजी गई 1904 में। नाम क्या बताया हमने? जॉन एम्ब्रूस फ्लेमिंग, इन्होंने खोज की। यहां पर हम पावर सर्किट्स लगा देते हैं, यहां पे पावर सर्किट्स लगा देते हैं, या पावर सर्किट्स लगा देते हैं। ये पावर सर्किट लग गए, और ये कर देते हैं प्लस, ये कर देते हैं माइनस, यहां पर ये बना देते हैं कैथोड जो कि निकेल से बना है, और यहां पे बना देते हैं एनोड जो कि मल्टीपल टास्क की चीजों से बना है। ये यहां पर बना देते हैं, एक प्लेट लगा देते हैं ऐसे करके, और यहां पर बना देते हैं या प्रतिरोधक, रेसिस्टेंस प्रतिरोधक, यहां पर हमने इस तरीके से बनाया, और इसकी कनेक्टिविटी हमने यहां पर कर दी। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर थर्मोन्यूइक इमोशन
एक शब्द है थर्मोयोनिक इम्यूजन, अर्थात जैसे जैसे हमने यहां से टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तेजी से बढ़ता जाएगा, और ये तेजी से बढ़ता जाएगा, तेजी से बढ़ता जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां माइनस से इधर प्लस की तरफ जाएगा। यहां पे दो टाइप आ जाएंगे, एक एन टाइप आ जाएगा, एक पी टाइप आ जाएगा, और ये एन और पी टाइप का जो जोड़ है वो जंक्शन बनाएगा, वो जंक्शन बनाएगा। तो ये थर्मोनोइक इमिशन हो रहा है, तापक्रम बढ़ रहा है, और जैसे जैसे तापक्रम बढ़ रहा है, तापक्रम बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ने पर ये, क्योंकि इसके समानुपाती होता है, दोनों का रिलेशन एक दूसरे के समानुपाती होता है। 1884 में थॉमस एल्वा एडिसन ने 1884 में थॉमस एल्वा एडिसन ने 1884 में थर्मोयोनिक इमिशन का सिद्धांत दिया। उन्होंने सीधे कहा तापमान के बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ता है, इसलिए कहा भी है स्टडी ऑफ इफेक्टिव इन वैक्यूम ट्यूब एंड सेमीकंडक्टर इज कॉलिंग दैट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब कुछ चल रहा था। 1906 में लीडी फॉरेस्ट ने एम्पलीफायर बना दिया, और लीडी फॉरेस्ट को श्रेय गया, इन्होंने एम्पलीफायर की यहां पर खोज कर दी। सूचना संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे बड़ा आधार है। इसकी संरचना पर पूरा सूचना प्रौद्योगिकी का आयाम निर्भर है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिकी का विस्तार हुआ, इसके साइज में धीरे धीरे छोटापन आता गया। मतलब एक समय में इलेक्ट्रॉनिकी का विस्तार था, वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, फिर धीरे धीरे सेमीकंडक्टर का होने लगा, धीरे धीरे ट्रांजिस्टर आ गए, धीरे धीरे आईसी चिप आ गई, इंटेल 4004 का माइक्रो प्रोसेसर आ गया, और धीरे धीरे इनके साइज में आ गया बदलाव। इनके साइज में क्या आ गया? बदलाव। सभी टॉपिकों को कंसेप्चुअल पढ़ा जाएगा। रेगुलर बैच में फैक्चुअल चीजें करा दी गई हैं, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर काम होगा, क्योंकि नए टॉपिक जुड़े हैं, नई चीजों का समावेश है, तो इनोवेशन को नए तरीके से संदर्भित किया जाएगा, तथ्यों के समावेश पर ध्यान दिया जाएगा, और एक एक चीज को ध्यान से पढ़ते रहेंगे। सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्मोयोनिक इमिशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ेगा, और वो माइनस से प्लस की तरफ जाएगा। अब अगर हम बात करें स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड चिप, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड चिप जब शुरुआत में यूज की गई 1964 में, स्मॉल इंटीग्रेटेड चिप 1964 में इस्तेमाल की गई, तो उसमें 1 से लेकर के 10 तक के ट्रांजिस्टर लगाए गए। स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड जब यूज किया गया 1958 में, जॉन किल्बी ने पहली बार आईसी चिप की खोज करी जो सिलिकॉन से बनी थी। तो उस समय स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड के अंतर्गत एक SSIC में 1964 में 10 ट्रांजिस्टर लगाते थे। जब मीडियम साइज की ICS लगाई गई, मतलब मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड चिप लगाई गई 1968 आते आते 4 साल बाद, तो यहां ट्रांजिस्टर की संख्या 10 से बढ़कर के 100 हो गई। मतलब ट्रांजिस्टर जो है आईसी चिप के अंदर लगातार बढ़ते गए। आपको क्रम तो पता ही है, वैक्यूम ट्यूब के बाद आए सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर के बाद आए ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर के बाद आए आईसी चिप, और आईसी चिप के बाद आए माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर के बाद भी अगली चीज आएगी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में।
तो मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड में 68 में 1 से 500, लार्ज लेवल पर स्केल इंटीग्रेटेड चिप यूज की गई 1971 में, क्योंकि ये वो समय था जब माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में आ चुके थे और 1971 आते आते ट्रांजिस्टर्स की संख्या ये 1 से 10, ये 10 से 50, सीधे 50 से 500 हो गई और लार्ज के बाद फिर चीजें बढ़ी वेरी लार्ज। 1980 आते आते वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप 1980 आते आते ये सीधे 500 से 10,000 हो गई और इसके बाद फिर अल्ट्रा लार्ज आया, अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड चिप आई 1990 आते आते ये 10,000 से लेकर के 20,000 हो गई और वेरी अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड चिप आई 2000 आते आते ये 20,000 से लेकर 1 लाख हो गई। आप इमेजिन नहीं कर सकते, वेरी अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सिलिकॉन चिप के अंदर 84 से 90 और 90 से 2000 आते आते 10 लाख ट्रांजिस्टर लगा दिए गए। 10,000 ट्रांजिस्टर लगा दिए गए, मतलब इतनी तेजी से इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास कभी नहीं हुआ जितना तेजी से यहां हो गया। क्योंकि हमें पाठ्यक्रम में पढ़ना है, यह चीज इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तथ्यों को पढ़ करके कुछ प्रश्न किए जा सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट की क्लियरिटी होने पर संपूर्ण पेपर में बेहतर परफॉर्मेंस किया जा सकता है। अध्ययन सामग्री को व्यवहारिक रखने का सबसे बेहतर प्रयोग है कि सच्चे मार्गदर्शक के तौर पर लास्ट ईयर के अच्छे से अनसॉल्व्ड को देखिए कि किस समय आयोग के द्वारा कौन से प्रश्न की वरीयताओं को किस संदर्भ में रखा गया है। अगर पाठ्यक्रम संदर्भित किया गया है तो निस्संदेह पूछा भी पाठ्यक्रम से ही जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ समझने का सिंपल सा एक कंसेप्ट दिमाग में तथ्य को रखिए। 1897 में जे थॉमसन ने पहली बार इलेक्ट्रॉन की खोज की, 1897 में। 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने वैक्यूम ट्यूब लाया। 1906-07 आते आते लीडी फॉरेस्ट ने ट्रायोड बनाया, ट्रायोड जिसको हम एम्पलीफायर कहते हैं। 46 में इनियॉक ऑलो ने अपना इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया। 47-48 आते आते ट्रांजिस्टर बन गया विलियम साकले के द्वारा। विलियम साकले ने 47-48 आते आते इनियॉक की कॉपी करके ट्रांजिस्टर बना डाला और 56 आते आते एक मॉसफेट ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट हुआ जिसको मोहम्मद अटल्ला और डायोन कहेन नाम के व्यक्ति ने बनाया और 58 आते आते आईसी चिप बन गई जिसको जैक किल्बी और रॉबर्ट नायस ने बनाया जो सिलिकॉन से बनी थी। और 1971 आते आते इंटेल का 4004 नामक मॉडल आ गया जिसको माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना गया, जिसको टेड हॉग, स्टेबली मेजर और फ्रेड टीले फॉगिन ने बनाया और यह पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004 का जो कि व्यावसायिक था, जिसको मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। कहानी समझ में आई क्या? कहानी चालू हुई जे थॉमसन से 1897 से। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने वही वैक्यूम ट्यूब बनाई जो अभी हमने आपको दिखाई थी, जिसके अंदर पावर सर्किट का फ्लो था। टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे थे और वो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे थे। एनोड और कैथोड के सर्किल को दिखाया हमने, वहां पे प्रतिरोधक भी आपको बता के दिखाया। सीधा बताया कि जो थर्मोयोनिक इमिशन का कॉन्सेप्ट एडिसन साहब देके गए थे 1884 में। ये वो दौर था जब कांग्रेस का निर्माण प्रक्रिया में था। उस समय एडिसन निर्माण कर रहे थे थर्मोन्यूक्लियर इमिशन के ऊपर। और देखते ही देखते जब जॉन एम्ब्रूस फ्लेमिंग ने 1904 में वैक्यूम ट्यूब बनाई तो विभिन्न माध्यमों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फ्लो को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के सिस्टम पे काम होना चालू हो गया। और 1906 आते आते लीडी फॉरेस्ट ने पहली बार यहां पर एक ट्रायोड का निर्माण किया, एक एम्पलीफायर का निर्माण किया। हमने टेस्ट में क्वेश्चन भी पूछा था
कि एम्पलीफायर का निर्माण किसने किया। अभी हम टेस्ट के क्वेश्चनों को भी डिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स के लगा देंगे, आप पेपर दे दीजिएगा, हम हर प्रश्न को संदर्भित कर देंगे कि ये हमने क्यों पूछा और ये कहां से इसका आंसर था। हमने एन टाइप और पी टाइप पे भी चर्चा करी कि किस तरीके का फ्रेगमेंटेशन होता है जहां जंक्शन की प्रोसेस होती है। हमने अर्धचालक में भी चीजें बताई कि अशुद्धियां मिलाने पर किस तरीके से चीजें होती है। निस्संदेह मेरा स्पीड तेज है, कारण सीधा है, ये क्रैश कोर्स का क्लास है, पाठ्यक्रम नजदीक है, परीक्षा 11 अप्रैल 2021 को होनी है। परीक्षा के मुश्किल से 30 से 35 दिन भी नहीं रह गए और इन परिस्थितियों में हमें तेज पढ़ना होगा, तेज होना पड़ेगा, तेज सोच रखना पड़ेगा। अब जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 1906 में जब लीडी फॉरेस्ट ने एम्पलीफायर बनाया, ट्रायोड बनाया, तो 46 आते आते इनियोक वालों ने एक कंप्यूटर बना दिया और 47-48 आते आते विलियम साकले साहब ने ट्रांजिस्टर बना दिया और 1956 में एक मॉसफेट ट्रांजिस्टर बनाया जो थोड़ा डिफरेंट था, जिसको डायोन कहन और मोहम्मद अटल्ला ने बनाया। 58 में आईसी चिप बनी सिलिकॉन का यूज करके, जिसको जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयन ने बनाया। जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयन ने बनाया और 71 आते आते माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हो गया। पहला व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004 और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में तेजी से डेवलपमेंट हुआ। गौर करने लायक बात एक है कि वैक्यूम ट्यूब के बाद सेमीकंडक्टर आए, सेमीकंडक्टर के बाद ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर के बाद आईसी चिप आई, आईसी चिप के बाद माइक्रो प्रोसेसर आए और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विभिन्न माध्यमों में गति करके अध्ययन करने का या उनके मूवमेंट को रोकने की जिस नई टेक्नोलॉजी को जाना गया दुनिया के सामने, उस नई टेक्नोलॉजी का नाम इलेक्ट्रॉनिक्स था। क्या समझ पाए आप? मैं जो पढ़ा गया या समझाने में सक्षम हुआ? क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स? आपको कुछ समझ में आया? अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे बताइए, मैं उनको डील कर देता हूं। कहां क्या प्रश्न पूछा है? क्या किसी के पास पेपर है? आप इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक के क्वेश्चन मुझे बता दीजिए, मैं उनको डील कर देता हूं यहां पे, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो क्वेश्चंस को मैं आप बोलते जाऊंगा डिटेल में और आपने उसका क्या उत्तर लगाया वो आप देखिएगा, तो आपको यहां चीजें समझ में क्लियर आ जाएंगी। 5 मिनट लगेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक्स किरणों का नामकरण किसने किया? हु नेम्ड द एक्स किरण? विल्हेम रेंटेजन ने किया 1895 में। दूसरा क्वेश्चन है, एम्पलीफायर की खोज किसने की? लीडी फॉरेस्ट ने की। आई विल डिस्कस द आवर लेक्चर लीडी फॉरेस्ट। प्रकाश विद्युत सेल को किसने खोजा? जॉन एम्ब्रूस लेमिंग ने खोजा। ट्रांजिस्टर को किसने खोजा? विलियम साकले ने खोजा। इसके अलावा अतिचालकता के विषय में 1911 में किसने बोला? कैमरलिंग ओन्स ने बोला। राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान प्रौद्योगिकी बोर्ड कब बना? फरवरी 91 में बना। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग कब बना? 1970 में बना। आपको जानकारी होगी, होमी जी, जहांगीर बाबा साहब और विक्रम साराभाई ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत में बड़े काम किए। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग 1970 में इन्हीं के समय बना। इलेक्ट्रॉनिक विभाग के पहले सेक्रेटरी कौन थे? हु बिकम द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स? एमजी के मेनन साहब थे। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है। माइजनर प्रभाव क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र और चालकता से रिलेटेड। हमने बताया था कि मैग्लेव ट्रेन, जो बुलेट ट्रेन बन रही है भारत में, 1 से 6 इंच ऊपर चलेगी, 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी, वो पूरा का पूरा माइजनर इफेक्ट से रिलेटेड। फिर हमने एक बात की थी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में, जो कि 1973 में बनी थी। फिर एक हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस सर्विस सेवा के बारे में, जो कि 15 जुलाई 2015 से चालू हुई। दूरदर्शन का प्रसारण कब से चालू हुआ? व्हेन वाज द इंडियन पब्लिक सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन इन दूरदर्शन इज एस्टैब्लिश्ड? 1959। प्रथम सैटेलाइट किसने छोड़ा? रशिया ने छोड़ा। इलेक्ट्रॉनिक सामाजिक प्रौद्योगिकी का केंद्र कहां पर है? एक्चुअली 3 जगह है, त्रिचूर में भी है, पूना में भी है और हैदराबाद में भी है। ऑप्शन में त्रिचूर दिया है। विच सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर? तो ये भोपाल और जबलपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को लाया गया है। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक नीति चल रही है? 2012 चल रही थी, संशोधन करके 19 किया है। पी और एन पदार्थों के बीच में बनने वाली सील को क्या कहते हैं? जो पी और एन के बीच में सब्सटेंस बनते हैं उनको जंक्शन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? जब हम अर्धचालकों में अशुद्धियां मिलाते हैं, वो डिफरेंट चीजों की होती है, फास्फोरस की, इसकी, उसकी, तो उसको क्या कहते हैं? उसको डोपिंग कहते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक क्या करते हैं? माइनस होलो की तरफ जाते हैं और पी वाले क्या होते हैं? पॉजिटिव होलो की हो जाते हैं। और एक सिद्धांत दिया है, बीसी एस सिद्धांत कैसे रिलेटेड है? ये सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। मुझे लगता है इस पेपर में जो भी 25-30 प्रश्न पूछे गए हैं वो हमारे व्याख्यान से बाहर नहीं है। करना क्या चाहिए आपको, मैं इस पर 2 मिनट बोलूंगा।
ठंडे दिमाग से सबसे पहले आपको ये सोचना है इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विभिन्न माध्यमों में अर्धचालकों के माध्यम से या फिर ट्रांजिस्टर के माध्यम से या फिर आईसी चिप के माध्यम से या फिर माइक्रो प्रोसेसर के माध्यम से इस तरीके से प्रवाहित किया जाए और उनके प्रभावित होने पर जब सिस्टम को कंट्रोल कर लिया जाए, ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। खुदा ना खास्ता अगर आप वहाँ पर एसी मोटर लगा दिए, विद्युत मोटर लगा दिए, एसी सर्किट लगा दिए, ऐसी स्थिति में आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये चीज़ इलेक्ट्रिक के अंतर्गत आता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से बिल्कुल डिफरेंट चीज़। दूसरी इन तथ्यों पे ध्यान दें कि 1884 में एडिसन साहब ने थर्मोन्यूइक इमिशन की बात की कि टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ेगा, और टेम्परेचर और इलेक्ट्रॉन के फ्लो में समानुपाती संबंध होता है, दोनों का प्रोफेशनल रिलेशन पॉजिटिव होता है। इसके बाद ये दिमाग में रखें कि 1904 आते आते वैक्यूम ट्यूब की खोज जो है वो एम्ब्रूज फ्लेमिंग ने किया, जॉर्ज एम्ब्रूज फ्लेमिंग ने किया। का फ्लो जितनी तेजी से बढ़ रहा है वो टेम्परेचर के फ्लो के बढ़ने से ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। हाँ, काइंड इन्फॉर्मेशन कि आप अगर बड़े पॉजिटिव वे में चीज़ों को ले लेंगे तो कोई भी चीज़ कठिन है ही नहीं। इतना सा इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप इसे पढ़िए, प्रयास करिए, निसंदेह होगा। हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे कुछ देर बाद।